Hello everyone, this is Rohit Kumar here and you all are watching my history class. This is the first part of history, chapter number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Today I shall try to explain various topics in this video. So I hope you will get benefit after watching this video. So let's start. Today I shall explain the first point of this chapter is the age of social change. Continue. In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulate in Europe after the French Revolution. प्रीवियस चैप्टर में हमने इस चीज़ में के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा कि किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप में आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी सर्कुलेट होनी स्टार्ट हो गई थी। ये हमने चैप्टर 1 में काफ़ी अच्छी तरह से डिटेल्ड एक्सप्लेन किया। आगे आ जाता है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ creating a the French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कुछ ऐसे ड्रामेटिक चेंजेस के माध्यम से ऐसे पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करने की शुरुआत कर दी, ओपन अप कर दिया कि हमें अब जो नई सोसाइटी बनेगी वो किस तरह के स्ट्रक्चर के साथ आएगी। ये किससे हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। आगे, एज यू हैव रीड बिफोर द 18th century, सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट एंड ऑर्डर्स एंड इट वाज द अरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। इसके बारे में भी हम पहले ही जान चुके हैं चैप्टर 1 में कि 18th century से पहले तक फ्रांस जो था, फ्रांस की सोसाइटीज वो उन्हें हमने जब ब्रॉडली कैटेगराइज किया तो वो डिवाइड किए गए थे स्टेट और उनकी कैटेगरीज में, उनके ऑर्डर में। जो स्टेट थी, उनके बाद मीडियम क्लास थी, इस तरह से। अकॉर्डिंग टू दिस लेवल या दिस स्टेट, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू स्टेट एंड इट वॉज द अरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। फ्रांस में अरिस्टोक्रेसी ग्रुप और चर्च ऐसे थे जिनके पास फ्रांस की इकोनॉमिक और सोशल पावर्स थीं। सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस। लेकिन अचानक से जब फ्रांस रिवॉल्यूशन हुई तो उसके बाद इस जो ये वहाँ पे स्टेट का जो ऑर्डर चल रहा था, अरिस्टोक्रेसी के पास जो पावर्स थी और चर्चेस के पास जो पावर्स थी, उनमें कुछ चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज़ आनी शुरू हो गई। ऐसी संभावना लगने लगी कि अब ये जो इस तरीका है वो चेंज होगा। पहले क्या तरीका था कि जो स्टेट ग्रुप था, नोबल ग्रुप था, उन्हें बहुत सारी रियायतें दी गई थी टैक्स वगैरह में और उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा पावर्स थी और ज़मीन थी और उन्हें टैक्स में छूट थी। केवल जो पीजेंट ग्रुप था, लेबर ग्रुप था थर्ड वाला, उसी को टैक्स देना होता था। बाकी और जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी थी वो टैक्स फ्री थी। लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई उसके बाद लोगों में इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देनी शुरू हुई कि अब ये सिस्टम जो है, ये कैटेगरी जो है, कहीं ना कहीं कुछ बदलेगी। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controlled social power began to be discussed. यूरोप और एशिया सहित वर्ल्ड के ऐसे बहुत सारी पार्टों में इस चीज़ को लेकर डिस्कस होना शुरू हो गया कि अब इंडिविजुअल राइट और उनके साथ साथ कौन सी पावर्स ऐसी होंगी, कौन सी सोशल पावर ऐसी होंगी जो उन पर अपना कंट्रोल रख सकें। वर्ल्ड के ज़्यादातर हिस्सों में इस चीज़ को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई कि लोगों के जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनके जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा और सोशल स्ट्रक्चर
पर किसका कंट्रोल होगा। इस चीज़ के डिस्कस होने शुरू हो गए यूरोप और एशिया समेत वर्ल्ड के बाकी और पार्टों में भी। इन इंडिया राजा राम मोहन रॉय एंड हेनरी एल डेरोजियो टॉक्ड टू ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड मैनी अदर्स डिबेटेड द आइडियाज ऑफ पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप। इंडिया में भी राजा राम मोहन रॉय और हेनरी एल डेरोजियो इन्होंने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन किया एंड मैनी अदर्स डिबेटेड द आइडिया ऑफ पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप। और बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ के बारे में विचार करने लगे कि यूरोप में आफ्टर द रिवॉल्यूशन के बाद किस तरह की कंडीशंस आएंगी वहाँ पर। इस चीज़ को भी विचार विमर्श किया जाने लगा। डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप्ड दीज आइडियाज ऑफ सोसाइटल चेंज। आगे चलकर ये जितनी भी कॉलोनीज थी इनमें कुछ डेवलपमेंट हुए और इन डेवलपमेंटों ने वहाँ की सोसाइटल चेंज को एक नई रीशेप देने की कोशिश की। क्लियर? आगे, नॉट एवरीवन इन यूरोप however wanted a complete transformation of society। मगर यूरोप में भी सभी लोग जो हैं, नॉट एवरीवन इन यूरोप में भी मगर सभी लोग नहीं, however wanted a complete transformation of society। यूरोप के भी सभी लोग वहाँ भी सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं चाहते थे, यानी उसके पक्षधर नहीं थे कि सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो। रेस्पॉन्स वेरिड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट some change was necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically। अगर हम ये बात करें कि इस कॉन्सेप्ट को लेकर कि सोसाइटी को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाए, तो इसके अकॉर्डिंग यूरोप में सभी लोगों की जो आइडियाज़ थे वो डिफरेंट थे। मोस्टली पीपल वांटेड दैट कि चेंजेस जो हैं वो एक्सेप्ट हों। हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वॉज नेसेसरी। बहुत सारे पीपल ऐसे थे कि वो चेंजेस को नेसेसरी मानते थे, बट विश फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी चाहते थे कि बदलाव तो हों, लेकिन वो बदलाव रेडिकली हों, यानी धीरे धीरे से हों, समाज में बदलाव हों बट स्लोली। Some were conservatives, others were liberals और radicals। अब सोसाइटी हमारी 2 कैटेगरीज में बट गई वहाँ पर यूरोप में। कुछ पीपल तो कंजर्वेटिव यानी पुरानी रीति रिवाजों को मानने वाले रूढ़िवादी बोलते हैं जिन्हें, और कुछ पीपल लिबरल्स यानी कि उदारवादी, या हम उन्हें कहें रेडिकल्स, परिवर्तनवादी, जो चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कंजर्वेटिव जिन्हें चेंजेस एक्सेप्ट नहीं थे, और लिबरल्स या रेडिकल जो चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे और वो कहते हैं कि चेंजेस हों बट वो कैसे, स्लोली। व्हाट डिड दीज टर्म रियली मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टाइम। ये जो हमारे वर्ड आए, कंजर्वेटिव हैं, लिबरल्स या रेडिकल्स हैं, इन वर्डों का उस समय में क्या मीनिंग था। व्हाट सेपरेटेड दीज स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक्ड देम टुगेदर। क्या ये उस समय की पॉलिटिक्स में कुछ चेंजेस लाना चाहते थे, कुछ फ़र्क सेपरेट करना चाहते थे उन सभी को, या उन पॉलिटिकल स्ट्रैंड को एक साथ ज्वाइन करना चाहते थे। वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कंटेक्स्ट और एट ऑल टाइम्स। हमें ये मस्टली रिमेंबर रखना होगा कि ये जितनी भी टर्म्स हैं आपकी कंजर्वेटिव और लिबरल्स या रेडिकल्स, इन सभी टर्मों का टाइम के साथ हर एक प्लेस में ये एक जैसी कभी नहीं हो सकती। क्लियर? चलिए आगे। वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऑफ 19th century and see how they influenced changed।
अब हमें ये देखना होगा कि किस तरह से 19th सेंचुरी में कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को फॉलो किया गया और उन्होंने किस तरह से चेंजेस लाने में अपना इम्पैक्ट किया. Then we will focus on one historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society. उसके बाद ही हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी घटना पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे जिससे समाज की जो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उसके एक गंभीर प्रयास या फास्ट अटेम्प्ट हमने किए, गंभीर प्रयास किए. दोबारा से बताता हूँ. अगर हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल ट्रेडिशन में किस कोई जो है ये रेडिकल्स और ये जितने भी वर्ड हैं कंजर्वेटिव, ये किस तरह से अपना इम्पोर्टेंस डाल रहे हैं, अफेक्ट डाल रहे हैं, उसी के बाद हम ये देख पाएंगे कि सोसाइटी को हम अगर रेडिकल ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो अपना हिस्टोरिकल इवेंट में कितना अटेम्प्ट फोकस कर पाती है. क्लियर? थ्रू द रिवॉल्यूशन इन रशिया, socialism became one of the most significant and powerful idea to shape society in the 20th century. रशियन रिवॉल्यूशन के बाद, थ्रू द रिवॉल्यूशन, रशिया में हुई रिवॉल्यूशन के बाद ही हम 20th सेंचुरी की सोसाइटी को एक पावरफुल और मोस्ट सिग्निफिकेंट आइडिया के रूप में देख सकते हैं. हम ये जान सकते हैं कि रूस में हुई क्रांति के बाद ही सोसाइटी जो है वो 20th सेंचुरी में उसका स्ट्रक्चर कैसे इम्पोर्टेंट रहा और पावरफुल आइडियाज को उसने शेप दी. क्लियर? अब ये तो था हमारा इस चैप्टर की ब्रीफ ओवरव्यू. अब हमारे यहाँ से फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है चैप्टर का, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. ये जितने भी वर्ड हैं इनको अब हमें पॉइंट टू पॉइंट समझना होगा. चलिए. वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वर लिबरल्स. लोगों का ऐसा ग्रुप या समाज, सोसाइटी का ऐसा ग्रुप जो चेंजेस देखना चाहता है सोसाइटी में, वो कौन सा है? लिबरल्स. सोसाइटी का वो ग्रुप जो सोसाइटी में चेंजेस को देखना चाहता है, दैट आर कॉल्ड लिबरल्स. लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टोलरेटेड ऑल रिलीजियंस. लिबरल्स एक ऐसे नेशन को बनाना चाहते हैं जिसमें सभी रिलीजियस के साथ टोलरेंस हो, सभी रिलीजियस आपस में एक दूसरे के साथ इक्वलिटी की फीलिंग के साथ रहें. We should remember that at this time European state usually discriminated in favor of one religion or another. Britain favored the Church of England, Austria and Spain favored the Catholic Church. Liberals also opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि उस समय पर यूरोपियन स्टेटों में मोस्टली जो है किसी एक रिलीजन को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर. ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड. ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का फेवर करती थी. ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च. इसी तरह से ऑस्ट्रिया और स्पेन में कैथोलिक चर्च को फेवर किया जाता था. क्लियर? नेक्स्ट, लिबरल्स ऑल्सो अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स. लिबरल्स जो थे वो कहीं ना कहीं डायनेस्टिक रूलर्स की पावर्स के, अनकंट्रोल्ड पावर के अपोज्ड थे. लिबरल्स का ऐसा मानना था कि जितने भी डायनेस्टिक रूलर्स हैं, एक परंपरागत जो शासक हैं, उनके जो अनकंट्रोल्ड पावर्स हैं वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, वो उनके अपोज्ड थे लिबरल्स. दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट. लिबरल्स ये चाहते थे कि हर एक व्यक्ति के पास ये राइट हो उसकी सरकार में, कि एक ऐसी सरकार हो जिसमें
इंडिविजुअल के राइट्स की सेफ गार्ड हो सके, रक्षा हो सके। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट subject to law interpreted by a well-trained judiciary that was dependent of rulers and officials. लिबरल्स ने आर्ग्यू किया, लिबरल्स एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव के लिए उन्होंने आर्ग्यू किए, अपना पक्ष रखा, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के लिए अपना पक्ष रखा, सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेंड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। लिबरल्स ग्रुप के पीपल्स का ऐसा मानना था, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिए कि सरकार जो भी हो वो एक ऐसी इलेक्टेड पार्लियामेंट्री सरकार हो जिसमें उनके प्रतिनिधि पब्लिक की बातों को रख सकें, कानून सभी के लिए बराबर के हों, जिसमें सभी को न्याय पद्धति मिल सके, एक अच्छे तरीके वाली जुडिशरी सिस्टम हो, दैट वाज एन इंडिपेंडेंट रूलर्स ऑफ ऑफिशियल्स, जिसमें सभी चाहे रूलर है या ऑफिशियल है वो सब उसमें इन्वॉल्व हों। ऐसा नहीं है कि उन पर अलग रूल आएगा और पब्लिक पर अलग रूल, सभी के लिए एक वेल ट्रेंड जुडिशरी सिस्टम लागू हो, चाहे वो रूलर है या ऑफिशियल है। ये कहना था, आर्ग्यूमेंट थे लिबरल्स के। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, हालांकि वो डेमोक्रेट नहीं थे, लोकतंत्रवादी नहीं थे। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। लिबरल पीपल जो हैं उनका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में भी कोई बिलीव नहीं था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आप जानते होंगे, सिविक्स में मैंने बताया है कि वयस्क लोगों को वोटिंग का अधिकार दे देना, उसके पक्ष में भी ये नहीं थे। दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स कि हर एक सिटीजन के पास राइट टू वोट हो, वो इसके भी फेवर में नहीं थे लिबरल्स। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। उनका मानना था कि वे किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के भी अगेंस्ट नहीं थे। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति का जो कलेक्शन है वे उसका विरोध जरूर करते थे। दे ऑल्सो डिड नॉट वांट टू वोट फॉर देम। लिबरल पीपल ये भी नहीं चाहते थे कि वुमन को वोट का राइट मिले। क्लियर? आगे, इन कंट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड अ नेशन। ये तो अभी तक हमने बात की लिबरल्स ग्रुप को लेकर, यहाँ तक लिबरल्स। अब हम बात करेंगे रेडिकल्स की। रेडिकल्स यानी जो रूढ़िवादी हैं, प्राचीन परंपरावादी हैं। क्लियर? चलिए, इन कंट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू द रेडिकल्स दे वांटेड दैट, एक ऐसा नेशन बनाना चाहते थे जिसमें गवर्नमेंट जो है वो बेस्ड होनी चाहिए ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। उनका ऐसा मानना था कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो कंट्री की मेजॉरिटी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हो। जिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर उस एरिया में गवर्नमेंट हो। मैनी सपोर्टेड वुमेन्स सफरगेट मूवमेंट। बहुत सारे रेडिकल्स ने वुमेन सफरगेट मूवमेंट को सपोर्ट किया। वुमेन सफरगेट मूवमेंट है यानी कि महिलाओं के लिए मताधिकार आंदोलन को भी इन्होंने सपोर्ट किया, रेडिकल्स ने। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। लिबरल्स की तरह ही इन्होंने भी, रेडिकल्स ने भी, लिबरल्स के अपोजिट जो है, अनलाइक लिबरल्स, लिबरल्स के अगेंस्ट दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स। इन्होंने, रेडिकल्स ने अपोज किया जितने भी ग्रेट लैंड ओनर्स थे और वेल्दी फैक्ट्री मालिक थे, उनको दी जाने वाली प्रिविलेज का, छूट का इन्होंने अपोज किया।
किसने? रेडिकल्स ने। जितने भी ग्रेट लैंड ओनर्स हैं और रिच फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनको दी जाने वाली सुविधाओं या छूट का इन्होंने अपोज किया, रेडिकल्स ने। They were not against the existence of private property but disliked concentration of property in the hands of a few. वे किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन वो इस चीज के को मानते थे कि जो प्रॉपर्टी है वो केवल और केवल कुछ लोगों के ही हाथों की संपत्ति बनकर ना रहे, बल्कि प्रॉपर्टी पर वे सभी का अधिकार चाहते थे, रेडिकल्स। क्लियर? पहले आए आपके लिबरल्स, सेकंड रेडिकल्स, अब आपके आएंगे कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। कंजर्वेटिव जो थे, उदारवादी, वो ये पूरी तरह से रेडिकल्स और लिबरल्स के अपोजिट थे। After the French Revolution, however, even conservatives had opened their minds to need for change. In the 18th century, conservatives had begun generally opposed to the idea of change. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब कुछ कंजर्वेटिव्स ने अपने माइंड को ओपन अप किया कि हमें सोसाइटी में चेंजेस लाने होंगे, तो उसके बाद अर्लियर इन द 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही कंजर्वेटिव हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज। कंजर्वेटिव 18th सेंचुरी की शुरुआत में ही बदलाव के खिलाफ उन्होंने अपने विचारों को लाना शुरू कर दिया। बाय द 19th सेंचुरी they accepted that some change was inevitable but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. इसको दोबारा से अगर हम समअप करें तो इसके समअप में यही आएगा कि कंजर्वेटिव जो थे वो पूरी तरह से रेडिकल्स और लिबरल्स के अपोजिट थे, मगर उन्होंने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये फील किया कि हमें भी कहीं ना कहीं चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। एंशिएंट टाइम में यानी 18th सेंचुरी में जो कंजर्वेटिव्स हैं, उन्होंने मोस्टली जो उनके आइडियाज़ के चेंजेस थे वो उन्हें अपोज थे। उनके कंजर्वेटिव भी अपने आइडियाज़ के अपोज थे, लेकिन बाद में उन्होंने 19th सेंचुरी में ये महसूस किया कि हमें अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो अपने विचारों में परिवर्तन लेकर आना होगा, हमें अपने आप को आगे लाना होगा। जितनी भी पुरानी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनको छोड़कर अब हमें आगे चलना होगा। That past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. हम अपने जो पास्ट है उसमें हमारा सम्मान रहा है तो हम उसे बिल्कुल नहीं खो सकते, लेकिन हम इसके साथ साथ आगे आने वाले टाइम पीरियड के जो चेंजेस हैं उन्हें धीरे धीरे स्लो प्रोसेस के साथ उन्हें एक्सेप्ट करते हुए आगे चलें। ऐसा मानना रहा कंजर्वेटिव्स का, यानी रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों का। क्लियर? आगे, सच डिफरिंग आइडियाज अबाउट सोसाइटल चेंज clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ की राजनीति में, पॉलिटिक्स में ऐसे बहुत सारी क्लैश होने स्टार्ट हो गए, जिनकी वजह से वहाँ के जो आइडियाज़ थे, सोशल चेंजेस थे, उनमें कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति पैदा हो गई, क्लैशिंग होने लगी। The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits of potential of these political tendencies. 19th century की जो रिवॉल्यूशन रही और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन रहे, इन सभी ने बहुत सारी ट्राई की कि वो वहाँ की पॉलिटिकल स्ट्रीम में, पॉलिटिकल टेंडेंसीज में और वहाँ की पॉलिटिकल टेंडेंसीज में कहीं ना कहीं कुछ हद तक लिमिट लाने की कोशिश कर सकें और उन्हें
बिल्कुल एग्जैक्ट शो कर सकें। यानी कि 19th सेंचुरी में जो रिवॉल्यूशन हुए और नेशनल चेंजेस हुए, उनकी वजह से बहुत सारी ऐसी कोशिश हुई कि जिनसे सभी पॉलिटिकल स्ट्रीम और टेंडेंसीज को, आइडियाज को टोटली डिक्लेयर किया जा सके इन फ्रंट ऑफ द पीपल्स। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।